भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारा सौभाग्य, आज हमारे साथ हैं कैप्टन आर विक्रम सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत चैनल पर। धन्यवाद आर के सिंह जी, धन्यवाद बहुत बहुत जी। सर का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा अपनी ऑडियंसेस को। सर आर्मी में रहे 8 साल तक करीब और शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से फिर आप जो है सिविल सर्विसेज की आपने तैयारी की और आप सिविल सर्विसेज में आ गए और आप डीएम पद से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद से रिटायर हुए सन 2018 में। और सर ने आर्मी का जो कि बैकग्राउंड है, लिखने पढ़ने की भी सर की एक अलग मतलब इनका एक इंटरेस्ट एरिया रहता है और पर्टिकुलरली दैनिक जागरण में, अमर उजाला में इनके कॉलम्स बहुत ही रेगुलर रूप से बहुत लंबे समय से छपते आ रहे हैं। और जो इंटरेस्ट एरिया है सर का वो पर्टिकुलरली डिफेंस रहता है, फॉरेन पॉलिसी रहती है। और चूंकि सबका ही परिवेश हमारा जो है गांव समाज से आया है तो सर का इंटरेस्ट वहां भी रहता है। तो गांव समाज की समस्याओं पर भी सर के काफी लेखन है। प्लस आर्मी से होने की बजाय कश्मीर में एक अच्छा समय बिताने की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी भी सर की नजर में रहती है। सर उस पर नजर बनाए रखते हैं। तो काफी अच्छे कॉलमनिस्ट हैं आप। इनके लेख दैनिक जागरण में और अमर उजाला वगैरह में लगातार पा सकते हैं। प्लस हमारा प्रयास रहेगा सर कुछ दिन हमारे लिए प्रारंभ.in के लिए भी लिखें। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका एक लेख जो है मुझे पता चला, मैंने पढ़ा, उसके बाद जो है हमने आपसे संपर्क साधा सर की कृपया आप हमको समय दें। और ये लेख बड़ा इम्पोर्टेंट है सर, इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पर अभी तक किसी की नजर ही नहीं गई है। लेख पर नहीं, लेख के जो कंटेंट है, लेख में जो आप लिखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। भारत को दो तरफ से खतरा है, अक्सर सबको पता है। चीन है, आपका पाकिस्तान है, और लार्जर मीडिया में हम इन दोनों के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं। फिर हमारे स्वर्गीय श्री सीडीएस श्री रावत जी थे, उन्होंने एक बार 2.5 मोर्चे की बात कही थी। तो आधा मोर्चा अंदर से उन्होंने मतलब इंगित किया था कि अंदर से आपको सुरक्षा को खतरे हैं। पर मैं देखता हूँ आप एक और मोर्चे की बात कर रहे हैं जिस पर आम जनता में उतना ध्यान नहीं है या लार्जर पब्लिक को वो उतना पता नहीं है। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि वो तीसरा मोर्चा आप कौन सा देखते हैं, भारत को किस तरफ से बहुत ज्यादा खतरा है और उस तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, या हाल फिलहाल में ही वहां की चर्चा ज्यादा हुई है इसलिए ध्यान गया है? जी सर। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी जनरल रावत जी को कोट करते हुए, ये 0.5 वाला मोर्चा। तो 2.5 मोर्चे से आगे बढ़कर अब हमारे सामने 3.5 मोर्चे हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट एरिया के भारत से काटने का एक वायबल प्रोजेक्ट हमारे सामने है, वो दिखने लगा है। अब नक्शे में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और उसके उत्तर में आप चीन को देख रहे हैं, तिब्बत का पोर्शन जो अब चीन हो गया है। और उसके बाद आप पूरा आसाम क्रॉस करते हुए हमारे इन राज्यों की तरफ आ जाइए जो कि हिल स्टेट्स हैं। आप मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम को ले लीजिए तो आप देखेंगे उसके दक्षिण का एरिया जो कि म्यांमार हम लोग कहते हैं ना, जो कि इग्नोर्ड एरिया रहा है, एक मेनली स्मगलिंग वगैरह का एक लूट टाइप का एक एरिया रहा है जिसके बारे में बहुत फोकस हमारा नहीं रहा। अब वहां पर म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध के परिणाम स्वरूप जो स्थितियां वहां बन रही हैं उसमें हम ये देखते हैं कि एक तीसरा मोर्चा हमारे लिए वहां खुलने जा रहा है। हमारी 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है म्यांमार के साथ, और चीन की सीमा म्यांमार के साथ भी करीब 1200-1300 किलोमीटर की है। चीन का इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त है म्यांमार में, और म्यांमार की जो स्थितियां एक पॉलिटिकल डिसमेंबरमेंट की बन रही है, बिखराव की बन रही है, उसके तहत ये एरिया एक हॉट एरिया होने जा रहा है, गर्म एरिया जहां पर गृहयुद्ध वगैरह का माहौल बहुत समय तक बना रहेगा। अगर पुनः म्यांमार की सेना को या आंग सान सू की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, लोकतांत्रिक शक्तियों को जिंदा करके वापस नहीं लाया गया मजबूती से, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है और वैश्विक समस्या भी बन सकता है। चीन का इंटरेस्ट यहाँ पर है, वो इस एरिया को एक्टिव रखने में, हॉट रखने में, गर्म रखने में, जिससे कि चीन को यहाँ एक्सेस करने का अवसर मिले। अब आप म्यांमार के नक्शे में आप देखेंगे
जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है काचिन। काचिन जी। राज्य वो उसके दक्षिण में हमारा पड़ता है। आप ये ले लीजिए नागालैंड का क्षेत्र, अरुणाचल और नागालैंड इससे लगते हैं। जी। अरुणाचल प्रदेश में भी ईसाइयत काफी तेजी से बढ़ रही है जी। और अब कुछ हाल्ट हुआ है, लेकिन काफी हम लोग लॉस कर चुके हैं। नागालैंड हमारा आप जान ही रहे हैं कि 80% ईसाई हो चुका है इन जी। आजादी के बाद के इन वर्षों में 1950 के बाद से बहुत तेजी से ईसाइयत वहां बढ़ी है। उसी तरीके से काचिन एरिया जो इनका है म्यांमार का, काचिन राज्य 85% ईसाई हो चुका है। आप सोचिए, आपको ताजुब होगा कि आपके मन में ये हमेशा इंप्रेशन होगा कि म्यांमार तो बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां ईसाई कहां से आ गए? तो जिन लोगों ने भारत के ईसाईकरण का अभियान चलाया था, वही लोग इस एरिया से लगे हुए काचिन एरिया में, वही मिशनरीज, और उससे लगे हुए शान एरिया में, साइगान में, और चीन एरिया, चीन राज्यों में पूरी तरीके से लगे हुए थे। अब चीन राज्य आपको आश्चर्य होगा जो कि लगा हुआ है बांग्लादेश की सीमाओं को भी स्पर्श करने की तरफ जाता है, स्पर्श नहीं करता लेकिन सबसे निकट है। तो वहां पर भी ईसाइयों की आबादी 85% हो चुकी। तो ये क्षेत्र ऐसा था जहां हिंदू धर्म का प्रवेश उस हद तक नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो महात्मा लोग थे वो अपना प्रवचन भक्त बेस्ड महात्मा लोग थे, वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते थे। उनके एक अभियान के तौर से वो नहीं प्रवेश किया उन्होंने बहुत समय से। और जो वहां पर हिंदुत्व की विचारधारा थी, खास करके मैतेई समाज के बीच में, वो आगे बढ़ करके पर्वतीय क्षेत्रों को एनगल्फ नहीं कर पाई। और वो एरिया हमारा एक ट्राइबल एरिया के तौर से रहा, जिसमें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी ईसाइयत ने, मिशनरीज में। वो 6000 मील से दूर से आकर के उन्होंने यहाँ पर ईसाइयत का प्रचार शुरू किया, उसमें सफल होने लगे और उन्होंने ट्राइबल्स को एक किया, बहुत सी ट्राइब्स को एक किया उसी ईसाइयत के माध्यम से, और ईसाइयत का महत्व दिखाया। और हम यहीं पर 100 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए, 200 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए, हम लोग इस अभियान को ज्वाइन नहीं कर सके, हम लोग बढ़ नहीं सके, कि इस खतरे को भांप नहीं सके, और आराम से बैठे रहे। और हमने उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास नहीं किया। हमारी सांस्कृतिक विचार के जो लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, हमारी धार्मिक, हमारे शंकराचार्य, हमारे मठाधीश वगैरह, इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया कि ये एरिया तो हमारा है, ये कहां से प्रवेश कर रहा है। तो आज इन सब कारणों से हम देख रहे हैं कि धर्म नेशनलिटीज को बदल देता है, राष्ट्रीयता के भाव को बदल देता है, ये हम देख रहे हैं। और इसके परिणाम स्वरूप हमारे एरिया का आप देख लीजिए, जो डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, रिलीजियस डेमोग्राफी की बात कर रहा हूँ। और उसी के समानांतर जो राज्य मैंने भी आपको गिनाए, काचिन से लेकर के चीन तक, इन राज्यों में भी डेमोग्राफी, धार्मिक डेमोग्राफी का पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका है। अब एक वायबल स्टेट बनती हुई दिख रही है जो ईसाई बेस्ड है, ईसाई धर्म की एक वायबल स्टेट बनने की तरफ ये एरिया बढ़ रहा है। अच्छा, ये बात कही नहीं जाती रही, लेकिन अब कही जाएगी, क्योंकि म्यांमार के बिखरने के बाद से वो एरिया एक लूज एरिया हो गया। जब एक कंट्री बिखरता है, जब एक देश अस्तित्व में रहता है, तो उस समय उसके बॉर्डर, उसकी सेनाएं, उसकी सामान्य स्थितियों को बरकरार रखती है। लेकिन जब वो बिखरता है, तो म्यांमार आज की तारीख में आप ये देखेंगे कि वहां की सरकार या जो भी संसाधन, जो भी शक्तियां उनके पास है, वो लगेगा मेन लैंड को बचाने में। जो मेन बुद्धिस्ट एरिया है उनका, सब रंगून का एरिया, मांडली का क्षेत्र, उसको बचाने में वो लगेंगे कि भाई हमारे संसाधन यहाँ पर लगे, यहाँ कोई विद्रोह की स्थितियां न बनने पाए। लेकिन ये जो बॉर्डर एरियाज है, इसकी तरफ फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि संसाधनों का अभाव होता है। तो उनसे समझौता, कॉम्प्रोमाइज वगैरह के रास्ते निकाल करके इस प्रकार की स्थितियां बनती है कि वो एरिया एक इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ेगा। और जब उनकी खुद मुख्तारी हो जाएगी और स्टेट की शक्ल अख्तियार करने लगेंगे, तो भारत के 3 राज्य, जाहिर है कि वो उसी के समानांतर हैं, उसी के पैरेलल हैं। उनमें भी ये भावना आ सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिजो और चिन और हमारे कुकी समाज में इसमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत करीबीपन है ट्राइबल स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो ये बात साइकोलॉजी में पैदा हो जाएगी, बल्कि पैदा हो चुकी है, कि यहाँ पर एक ईसाई स्टेट की संभावना बन रही है और बन सकती है, वायबल है। बस भारतीय स्टेट को थोड़ा डिसइंटीग्रेट करना है, कमजोर करना।
जो कि हमने देखा है पिछले चुनाव में, जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग और अमेरिकन स्कीम और योजनाएं इस तरीके से थी कि भारत की वो सरकार जो कि बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रही थी, हमने देखा कि जी, इन चुनावों के परिणामस्वरूप अचानक कमजोरी आ गई। अचानक ये फरवरी के बाद से इस प्रकार के अभियान चले। जब तक कि जी, फरवरी तक तो किसी को अंदाजा था ही नहीं, मार्च फरवरी तक, कि ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं, जैसा कि हमारे परिणामों में सामने आए। किस तरीके से प्रोपेगेंडा और संविधान और क्या-क्या लेकर के शुरू कर दिया गया और एक अच्छा खासा तबका भारत का जो कि इन्फ्लुएंस्ड हो गया। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से कैंपेन चल करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की तरफ बढ़ सकती है। तो ये हम जी। लोग देख रहे हैं। तो तीसरा मैं मोर्चा इसी एक में वायबल एक मोर्चा। जी। जी। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है सर, और बहुत ही ज़्यादा पोरस बॉर्डर है, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ हमारे कश्मीर हमें पता है आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, चीन की तरफ हमें पता है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, वो भी लेह लद्दाख, अरुणाचल अक्सर चीन क्लेम किया करता है। पर ये जो आपने म्यांमार वाली बात बताई है, और यहाँ पर एक इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मैं इसको क्या कैसे कहूँ, मैं आपसे इतिहास जानना चाहता हूँ, गलत शब्द तो नहीं यूज करना चाहता, पर जैसे इस इलाके में एक हुँ। वायरस छोड़ दिया गया जिसने धीरे 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 लोगों के मन पे कब्जा किया, और लोगों के मन से देश के प्रति प्रतिबद्धता को दूर कर दिया कि भारत देश के नहीं है वो, अपने चलिए ठीक है वो ट्राइबल समाज के हैं जैसे भी हैं। और मैं देखता हूँ कि यह बंटवारा जो भारत का किया गया, ये इतना बेतरतीब है, ये इतना बेतरतीब है, इसमें खैर मुझे चिटकाम भी दिखता है, मैं उस पर आपसे अलग से बात करूंगा कि कैसे भारत का पूरा दक्षिण पूर्वी जो रास्ता है उसको कट कर दिया गया, चटगाम भी बांग्लादेश को देकर किस तरीके से देकर। खैर, ये जो वायरस है सर, या जो ये जो किया गया है, ये पुराना प्रोजेक्ट है, मतलब ये अचानक से तो ईसाई नहीं हुआ होगा, ये कब से लोग प्लानिंग चल रही होगी ब्रिटिशर्स की, और आज अमेरिका को मैं देखता हूँ कि वापस से उसने यही प्रोजेक्ट उठा लिया, ऐसा है तारतम्य दिखता है आपको इतिहास और आज के में? बिल्कुल। हाँ, अब आप देखिए, अब आपको हम ले चलेंगे वापस आज़ादी के आंदोलन के लास्ट फेजेज़ की तरफ। ये वो एरिया है जो कि आज़ादी के आंदोलन के से अछूता रहा। आज़ादी का आंदोलन मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके पूर्व उत्तर में इसका असर कम था। बंगाल की वजह से, बंगाल तो एक हॉटबेड था आज़ादी के आंदोलन का, लेकिन बंगाल के साथ लगा हुआ ये असम है, वहाँ भी एक्टिविटीज़ बहुत बहुत सी थी। लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पर उसका असर बहुत ही कम था, मिनिमल था, क्योंकि एक तो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, रास्ते नहीं थे। इसलिए वो अपने तरीके से वहाँ पर रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा कि देश आज़ाद है, नहीं आज़ाद है। उससे उनकी एक जो कॉमन लाइफ़ है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा आज़ादी के दौरान। लेकिन उससे पहले ही ये उस क्षेत्र में ईसाई मिशनरी सक्रिय हो गए थे। आप कभी कोई किताब पढ़िए कि बांग्लादेश का जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी पाकिस्तान जो आज की जो बाद में बना, वहाँ का इस्लामाइजेशन कैसे हुआ? किस तरीके से वो एरिया 70% मुसलमान हो गया। मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीड है ये, अगर हिस्ट्री को आप खोजेंगे तो आप देखेंगे कि आप देखिए कि मुस्लिम अभियान धन परिवर्तन का चलता है पश्चिम से, दिल्ली उसका केंद्र बिंदु बनता है, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद बंगाल। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में, अब तो खैर संख्या बढ़ गई है, मुस्लिम आबादी एक 8-9% से अधिक नहीं थी किसी भी समय, बावजूद कि सारा आक्रमण, सारा अटैक उत्तर प्रदेश पर हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पे। उत्तर प्रदेश तो आज हम कहते हैं, बिहार भी उसी तरीके से था, वहां पर भी करीब 5-6% से ऊपर मुस्लिम आबादी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। लेकिन वही अभियान, वही सेनाएं, बख्तियार खिलजी वगैरह चलते हुए जब बंगाल में पहुंचते हैं, तो अचानक क्या हो जाता है कि बंगाल 70% मुसलमान हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि समझ नहीं आता था। तो कई इसमें रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह ने काम किया है कि किस तरीके से बंगाल को कन्वर्ट किया गया। वो एरिया जो कि एक एग्रेरियन एरिया हुआ करता था, वन क्षेत्र हुआ करते थे, कृषि की भूमि हुआ करती थी, और उसको किस तरीके से अभियान चला करके, फोर्सिबली भी, शक्ति का उपयोग करके भी, और धार्मिक, ये हमारे सूफी वगैरह ये सब जो लोग होते हैं जो कि सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं कन्वर्जन के, इनको किस तरीके से यूज किया गया, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीड है। तो वो एक इतिहास मिशनरीज के सामने था कि किस तरीके से भारत का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर हिस्सा जो कि आजादी के आंदोलन में आगे चलकर काफी सक्रिय हुआ, उसको किस तरीके से इस्लामाइज करा दिया। तो मिशनरीज ने ये देखा कि ये इसी तरीके से जो इनके पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं जो लगे हुए हैं, जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ते हैं,
तो 1937 में म्यांमार को आजाद कर दिया जाता है भारत से। इससे पहले तक रंगून, मांडले वगैरह से भारत का हिस्सा ही माना जाता था। 1937 में जब म्यांमार, उस समय बर्मा कहते थे उसको, आजाद किया गया, तो भारत के हमारे आंदोलनकारियों में या हमारे जो भी लीडर्स थे, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था आंदोलन चलाने, किसी ने भी चूं तक नहीं रेंगा, चूं भी नहीं किया कि भाई ये हमारा हिस्सा कैसे आप तोड़ करके आजाद किए दे रहे हैं। और 1948 में आकर के, मेरे ख्याल तारीख जनवरी की है, 1 जनवरी या 4 जनवरी की तारीख है, जबकि म्यांमार को, बर्मा को एक आजाद मुल्क के तौर से एक्सेप्ट किया गया। 1937 में भारत से अलग किया गया और 1948 में एक अलग देश बना दिया गया। भारत की आजादी देने के बाद हमारे यहाँ किसी की सेहत कोई असर नहीं था, किसी ने माना ही नहीं कि वो भी हमारा हिस्सा था, सोचिए। जबकि म्यांमार कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से बुद्धिस्ट क्षेत्र होते हुए भारत का एक हिस्सा रहा है हमेशा से, हिस्टोरिकली। लेकिन आप कभी अलग देश की तरीके उस शक्ल में नहीं रहा भारत से अलग, लेकिन दे दिया गया और हमारे यहाँ की लीडरशिप में किसी ने भी आवाज भी नहीं उठाई। तो आप इसे समझ लीजिए कि हमारे नेता राष्ट्रवाद के प्रति, भारत के इतिहास के प्रति किस हद तक कमिटेड थे या ऑब्लिवियस थे। उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से। तो अब उनकी उसी तरीके से उनके मन में पूर्वोत्तर के इन राज्यों की भी कोई परवाह नहीं थी। तो असम के प्रति भी बहुत लगाव नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सोचिए कि जब कैबिनेट मिशन, इतिहास की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो सी ग्रुप बनाया गया था कैबिनेट मिशन में, एक तो ए ग्रुप था जिसमें हिंदू एरियाज थे मेनली, और बी एरिया जो कि मुस्लिम स्टेट्स, मुस्लिम राज्य थे, और तीसरा सी बनाया गया, वो एरिया जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, और उसके साथ असम को क्लोज कर दिया गया कि भारत के लिए माना गया कि भारत को क्या है इसकी जरूरत है, ठीक है, बाकी उस तरफ हिल्स हैं और कुछ थोड़ा सा एक असम घाटी का एरिया है, तो इसको भी इनके साथ दिया जाए। ये एक डिमांड थी मुस्लिम्स की बहुत दिन से, क्योंकि उनको एक्सपेंशन का एरिया चाहिए था जो कि असम के रूप में उपलब्ध था, जिसको वो कन्वर्ट कर ले जाते सॉफ्ट एरिया के तरीके से। उस तरफ उनकी बसासत भी पड़ रही थी, हरा भरा एरिया था, कृषि का क्षेत्र था, उनको लगा कि एक सॉफ्ट एरिया है, हम कन्वर्ट कर लेंगे, अरुणाचल वगैरह का जो क्षेत्र था जो भी तो सी ग्रुपिंग में डाला गया। लेकिन वहां के एक नेता थे गोपीनाथ बारदोलाई, जिनके बारे में सुना होगा आपने, जो कि एक बहुत मशहूर नेता रहे, जिनकी लोकप्रिय उनके नाम के साथ टाइटल के तौर से जुड़ गया, उनको हम लोग इतिहास में लोकप्रिय बारदोलाई कहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया पूरी तरीके से कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहेंगे, किसी भी कीमत, चाहे जो। कांग्रेस के लिए एम्बेरसमेंट हुई। अब आप सोचिए, कांग्रेस, इनको तो गद्दी चाहिए थी, किसी भी तरीके से गद्दी मिल जाए, हमसे बैठ जाए हमारे लीडरशिप को। तो इनको ये था कि यार ये कहां से पेच फंस रहा है, लेकिन फिर भी जो आंदोलन मजबूती से चला तो उन्हें मॉडिफाई करना पड़ गया। अब गोपीनाथ बारदोलाई के आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि असम पाकिस्तान में जाने से रुक गया। इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये होता है कि जब असम जाने से रुक गया तो ये तीनों हिल स्टेट जो कि आजकल नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के रूप में है, ये असम का हिस्सा हुआ करती थी। जब असम जाने से रुक गया तो वो प्लान जो कि इन लोगों का 1941 से लिखा जा रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, जो कि वहां के गवर्नर साहब, असम के गवर्नर प्रॉपर तरीके से 1941 से डेवलप कर रहे थे। 2 गवर्नर्स ने उस प्लान को डिटो किया, उसको परफेक्ट किया, उसको बनाया कि भाई इस तरीके से एक प्रोटेक्टेड एरिया, क्राउन कॉलोनी के तौर से इस एरिया को लेकर के, और इसके साथ बर्मा के उस एरिया को लेकर के जो कि हिल एरिया है। उन्होंने ईसाइयत की बात नहीं कही, वो बैकग्राउंड में था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ईसाइयत की बात कहेंगे तो ये अलर्ट हो जाएंगे तुरंत। और उस एरिया में मिशनरीज पूरी तरीके से गवर्नमेंट के सहयोग से सक्रिय थे। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे कि एक पूरा एक एरिया डेमोग्राफी के लिहाज से डेवलप होता हुआ दिख रहा था हम लोगों को, आज दिख रहा है। और उस समय की स्कीम आज समझ में आ रही कि क्राउन कॉलोनी, प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये अब प्रोटेक्शन किसका होता है? ब्रिटिशर्स का के प्रोटेक्शन। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक 5-7 साल 10 साल तक डेवलप करने के बाद उस एरिया को आजादी वो दे देते। लेकिन गोपीनाथ बारदोलाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें आ जाता है जब उन्होंने असम को जाने से रोक लिया पाकिस्तान में, और उसका परिणाम यह होगा असम तो बचा ही और ये स्टेट्स भारत में रह गई। लेकिन जिन लोगों की योजनाएं थी वो लोग रुके नहीं, उस क्षेत्र में मशीनरी सक्रिय रहे। आपके संज्ञान में शायद आया हो कभी कि 1964 में एक अखबार की कटिंग घूमती कई बार सोशल मीडिया पर, जिसमें यह कहा गया है कि नागालैंड में साधुओं का प्रवेश रोका गया, साधुओं को प्रवेश से प्रतिबंधित किया।
ये सही समाचार है, फर्जी समाचार नहीं। सन 64 तो बाद की बात है। इससे पहले मिशनरीज को उस एरिया में जो एक इनर लाइन परमिट की एक व्यवस्था थी वहां पर, कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि विदेशी बाहर के शेष भारत के लोग नहीं जाएंगे, लोकल ही जा जी। सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट की व्यवस्था असम के हिल एरियाज में हुई, इन्हीं राज्यों के क्षेत्र में, ये अरुणाचल के नेहरू जी क्षेत्र के में काल हुई। में हुआ था। हाँ, नेहरू जी काल में हुआ इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट के पीछे योजना ये थी, जो कहा तो ये गया कि भाई उनके जो संस्कृति और कल्चर को उसी तरीके से रखा जाए और उसको डिस्टर्ब न किया जाए। संघ की योजना थी, भारत के राष्ट्रवादियों की योजना थी कि उन्हें पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के रंग में रंगा जाए। मेरे ख्याल से आरएसएस ने इसके लिए प्रयास भी किया था उस समय। लेकिन इनर लाइन परमिट की व्यवस्था के माध्यम से ये कहा है नहीं साहब, उनकी संस्कृति वगैरह को हम लोग डिस्टर्ब ना करें, जो जिस तरीके से उसी तरीके से रहे, ये बड़ा अमानवीय हो जाएगा। तो उसमें एक वेरियर एल्विन नाम का एक मिशनरी था, मिशनरी बहुत, उसका रोल बड़ा डुबियस रोल सामने आता है। उसको बस भारत के लोग, ये हमारे रामचंद्र गुहा वगैरह उसकी पूजा करते हैं, उसके जबरदस्त टाइप के समर्थक है, उसने बहुत कुछ किया। वेरियर एल्विन, ये जो मिशनरी थे श्रीमान जी, भारत में आने के बाद इन्होंने देखा, जो भी सीन सिनेरियो देखा, और ये मिशनरी कार्यों से अलग हो गए, बरतरफ हो गए, और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन गए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हम पुरानी चीजों को, पुराने धर्म को, पुराने इतिहास को खोज रहे हैं, खंगाल रहे हैं। और ये भारत के ट्राइबल एरियाज में सक्रिय हो गए विशेष रूप से, और उन्होंने अपना अड्डा बना लिया पूर्वोत्तर। कवर ये था कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और उसके पीछे उन्होंने ईसाई मिशनरीज के लिए भूमि तलाशनी शुरू की, और उनको हमारा देश मानता है कि साहब बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो देश के लिए बहुत कुछ किया, भारत के लिए किया। लेकिन उनका माध्यम ये था कि एक इनर लाइन परमिट की व्यवस्था हो जाए, और बाकी क्षेत्र के साधुओं को, हिंदुओं को और संगठनों को प्रवेश रोक दिया जाए इस क्षेत्र में, जिससे कि मिशनरीज अपना काम आसानी से कर सकें। आपको ताज्जुब होगा कि इस इनर लाइन परमिट की व्यवस्था ने मिशनरीज को नहीं रोका, बाहर हाँ। के लोगों को तो आप रोक रहे हो। आप बंगाल के लोग को उस क्षेत्र में जाने से आप रोक रहे हो, आप यूपी के लोगों को भारत के जाने से लोगों रोक को रहे हो, जाने आप से रोका गुजरात आपने। के लोग, हाँ, लेकिन मिशनरीज को नहीं रोका, उनको आबाद गत से काम करने दिया गया। तो जी। कहीं पर इस प्रकार के साधुओं ने प्रवेश करना शुरू किया नागालैंड वगैरह के क्षेत्रों में, और इस क्षेत्रों में भाई ये क्या है। तो उस समय नेहरू जी के सामने ये वेरियर एल्विन ये इशू ले करके जाता है कि साहब इस तरीके से तो वहां का प्रकृति, वहां का नेचर, वहां के लोगों का विचार बदल जाएंगे। तो नागालैंड में विशेष करके खास करके आदेश दिया गया कि नहीं, वहां पर हिंदू साधुओं का प्रवेश, धर्म प्रचारकों का प्रवेश नहीं होगा। फिर वो समाचार 1964 में अखबार में एक छोटे से समाचार के तौर से छपता है। उस समय नेहरू भगवान हुआ करते थे और देवता थे वो। उसके कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन वो एक इस देश के एक देवता के तौर से अवतरित हुए थे। उनके हर एक बात जो है ब्रह्मवाक्य के तरीके से। अब समझ आता नहीं वो थे क्या, वो असल में क्या थे, अब हम लोग जान पा रहे हैं। लेकिन जब वो अपना काम कर गया तो पता लगा कितने बड़े विलेन थे वो भारत के लिए, भारत के ध्वस्त करने में, बिगाड़ने में, कमजोर करने में। मैं समझता हूं कि अगर जी। किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो हमारे नेहरू जी की जी थी। सर। तो ये जी। लाइन इस परमिट ने ऐसा स्पेस जी दे सर। दिया क्रिश्चियनिटी को, आपातगत से वो बढ़ सकता था बिना किसी हिंदू धर्म के, किसी संत महात्मा के दखल के बिना। तो मैं इस इसी तरीके से से हम ये जुड़ता हुआ एक देख, सवाल पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी। इतिहास से तो आपने हमें बताया कि किस प्रकार से इन्होंने कार्यक्रम चलाया क्रिश्चियन मिशनरीज को वहां पर। आज हम उसका असर देखते हैं, वो मणिपुर में भी दिखता है कुकी मैतेई संघर्ष के रूप में, और भी इस प्रकार से वहां पर ये भी पता चलता है ओपीएम की खेती होती है, जिसमें एक समय में ब्रिटिशर्स का भी बड़ा रोल था। और आपने जब आज तीसरे मोर्चे की बात की, तो मैं आपसे सर थोड़ा सा कम समय में जानना चाहूंगा कि आज हम किस स्थिति पे खड़े हैं, और यह हमारे लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताऊं सर, पूरी फिल्म भी थी और ऑफ कोर्स उससे पहले भी लोगों को पता था, आप लोग को तो बिल्कुल पता होगा, आम जनता को उतना नहीं पता था कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में नहीं हुई थी। पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी म्यांमार में, जब ये लोग म्यांमार की सीमा के अंदर घुस के इन्होंने वहां के आतंकवादी निपटाए थे हमारी भारतीय सेना ने। शायद ये ऐसी ऐसी बात है सर। तो हम देखते हैं कि भारतीय सेना उस फ्रंट पर भी काफी एक्टिव है, अगर हम इस प्रकार की एक्टिविटीज देखते हैं भारतीय सेना की।
पर आपका कहना है कि म्यांमार का डिस्टर्ब हो जाना अब जो है भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वो बॉर्डर अभी तो भारत सरकार वहां किसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, पहुंचने का प्रयास कर रही है उन इलाकों में, और किसी तरीके से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ पिछले 10 साल में, और नेहरू जी और उनकी संततियों ने तो पूरा तज दिया था जैसा आपने बताया। आज की क्या स्थिति है सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, और फिर हमें लगता है कि यह विषय ऐसा है कि इस विषय पर बार बार बात करने की आवश्यकता है। हम आगे भी इन विषयों पर, उनके अपडेट्स पर भी आपसे सर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। आज क्या स्थिति है सर वहां पर? आज का सिनेरियो, अभी आपने जो कहा कि भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उन क्षेत्रों में जहां पर कि हमारे यहाँ के विद्रोही, मैं समझता हूँ कि नागा विद्रोही थे, उनका मैं शॉर्ट फॉर्म थोड़ा भूल रहा हूँ इस समय, वो लोग शरण लिया करते थे, उनके कैंप्स वहां पर थे और आज भी कुछ हद तक कैंप्स हैं वहां। तो अब उसका देखिए, उस समय म्यांमार की सरकार इफेक्टिव थी, प्रभावी थी उस क्षेत्र में, तो हम म्यांमार की सरकार का सहयोग ले भी सकते थे। और उसके बाद म्यांमार की सरकार ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया हमारी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, थोड़ा बहुत प्रतिरोध वगैरह किया, लेकिन म्यांमार उसमें भारत के साथ मिल करके उन कैंपों को एलिमिनेट करने में म्यांमार की सरकार ने बड़ा काम किया। अब आज की तारीख में वो कैंप इतने बड़े थ्रेट नहीं है, वो लगभग समाप्त हो चुके हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब म्यांमार की सरकार वहां पर वीक हो चुकी है। उस एरिया में जो कि हमारे मिजो एरिया से लगा हुआ क्षेत्र है, उसमें चिन इंडिपेंडेंस आर्मी और इस क्षेत्र में काचिन इंसर्जेंट फोर्सेस, कोई जितने भी टाइप के वहां पे फोर्सेस हैं सब वहां पे एक्टिव, कम से 20 मिलिशिया वहां उस क्षेत्र में एक्टिव। उसका परिणाम ये हो रहा है कि वो एक लॉलेस एरिया हो गया है, उसमें हमारे यहाँ के विद्रोही जाकर के पनप सकते हैं। और उनके विद्रोहियों की सोच ये है कि भारत के साथ कोई उनका कोई समझौता तो है नहीं, वो इस एरिया को एक इंडिपेंडेंट एरिया के तौर से बनाना चाहते हैं। उनका मेन लैंड म्यांमार में कोई इंटरेस्ट नहीं। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का, चिन रेवोल्यूशनरीज का और ये अराकान आर्मी का, जो कि उस क्षेत्र में लगातार कब्जे कर रहे हैं, शहरों पे कब्जे करते चले जा रहे हैं। अभी इन्होंने 15-20 दिन पहले मैंने इसमें लिखा भी आर्टिकल में कि पलेटवा एक बड़ा कस्बा है, 1 लाख की आबादी का कस्बा, 1 लाख की आबादी कस्बा पहाड़ों में एक बड़ा कस्बा होता है, तो उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब इनके क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। अभी किसके साथ होंगे? अभी भारत के मित्र तो नहीं हो सकते, क्योंकि म्यांमार की सरकार थी, तो ऐसी स्थितियों में भारत उस सरकार के ऊपर दबाव डाल सकता था, भाई क्या तमाशा है, भेजिए अपनी सेना को, क्या हो रहा है। तो भारतीय सेना, म्यांमार की सेना मिल करके उस मिनेस के खिलाफ लड़ सकती थी। आज की तारीख में ये सब चाइनीज सपोर्टेड हैं, चाइना से आर्म्स इनको मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं। तो भारत को एक अंडरबेली की तरफ से, जैसे कि आपको बाकी हाथ पे हमला हो रहा है तो वहां से रोक रहे हैं, लेकिन आपके पेट पे हमला हो रहा है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई ये कहां दो हाथ और कहां से ले आए। तो इस तरीके से भारत के उन सॉफ्ट एरियाज की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कि नॉर्थ से आपका अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा इन्होंने क्लेम कर रखा, साउथ से इस प्रकार की क्राइसिस ये पैदा करेंगे तो हमारी ये असम वैली पूरी तरीके से सैंडविच हो जाती है इस खतरे से, इस बहुत बड़े खतरे से, जिसकी तरफ अभी हम अलाइव नहीं है। हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग अभी अपने ही उसी सब चीजों में लगे हुए हैं, इसको हराओ, उसको गिराओ, उसको ये कराओ, मोदी को गिराओ, मोदी गिराओ। अभी उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये भी कोई बहुत खतरा है। आज की तारीख में आपको बता दूं, चाइनीज रणनीतियों के मुताबिक जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं भूटान को अपने घेर में लेकर के, भारतीय क्षेत्र में ये जो आप जो हुआ था ये डोकलाम का एरिया, डोकलाम में के आगे भूटान से समझौता करके कोई रास्ता निकाल करके घुसने का प्रयास कर रहे हैं। उसको भारत ने, अभी भूटान के हमारे आए थे राजा किंग ऑफ भूटान, तो उस समय उसके बारे में मोदी जी ने बड़ी स्पष्ट तौर से इसके बारे में बात की है, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा इंप्रेशन मुझे है, डिटेल्स नहीं मालूम है, कि किसी तरीके चाइनीज को वहां से रोका जाए। अब आप देखिए, सिक्किम के उस एरिया से भूटान के बगल में जहां पर कि चाइनीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर वो चिकन स्नेक का एरिया, जिसके बारे में शर्जील इमाम ने कभी कहा था कि मलबा डाल दो, इतना मलबा डाल दो, यहाँ पे मवाद डाल दो कि पूरा एरिया जो है कट जाए। आपको याद होगा शर्जील इमाम जो अभी पता नहीं जेल में है, जेल से छूट गया, भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ। तो उसने बड़ा स्पष्ट बयान दिया था, खास करके जब दिल्ली में आंदोलन चल रहे थे। तो अब वो उनकी डिजाइन है, अब वहां से अगर आप काटते हैं तो हमारी सेनाएं वहां पे इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। अब वो नॉर्थ में लड़ेंगी या साउथ में लड़ेंगी,
अगर चाइनीज सपोर्ट होकर के ये भी हमारे विद्रोही ये हिल्स जो है हॉट हो जाती है, मैं रणनीतिक बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं। तो जी ऐसी स्थितियों में जी हमें बहुत बड़े पैमाने पे एक आध पूरी कोर और लगानी पड़ेगी, कम से कम 3-4 डिविजन्स और लगानी पड़ेगी हमें सेनाओं को पूरी तरीके से, और इस हद तक उनको इक्विप करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे वो इंडिपेंडेंट लड़ाई भी लड़ सके, क्योंकि भारत के जी साथ तो बस यही एक 30 किलोमीटर का एरिया गलियारा मिलता है जोड़ने के लिए। और तो भारत हमारे 1947 के हमारे मूर्ख नेताओं ने, हम क्या कहें, मूर्ख कहना नहीं चाह रहे थे, रणनीतिक तरीके से सोचने में उनमें अकल ही नहीं थी। अरे एक आध सर मैं हवलदार भी रख लिया होते फौज का साथ में, तो भी वो भी समझा देता कि साहब ये क्या क्या तमाशा कर रहे हो, कहीं हमको एक्सेस चाहिए, हम कैसे पहुंचेंगे ऐसा। एक फौज का एक जी सिपाही भी कोई साथ होता है इनके, उन आंदोलनकारियों के साथ, इन कांग्रेसियों के साथ, तो भी बता देता कि साहब ये ऐसे मत करो। लेकिन उनमें तो कोई रणनीतिक समझ जैसी कोई चीज थी ही नहीं, कतई नहीं। तो हाँ जी। सर मैं एक छोटी सी बात पे ध्यान दिलाना चाह रहा था कि जी ये जैसे भी हम देख रहे थे, चट्टोग्राम सर एक हम इनका पोर्ट है बांग्लादेश का। बांग्लादेश को देखिए तो कैसे दिया है, हमारी नॉर्थ ईस्ट पे हमारे पास समुद्र से पहुंचने का कोई रास्ता ना हो तो चट्टोग्राम का पूरा इलाका कैसे घुमा के दिया है। जबकि जहां तक मुझे ध्यान है कि चट्टग्राम एक बहुत बड़ा हमारा रिवॉल्यूशन भारत का जो है अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन यहाँ पर भी हुआ था। और इसको भी इन्होंने हाँ बांग्लादेश को कैसे किस तरीके से दिया है कि मिजोरम और त्रिपुरा से आपका हार्डली मुझे लगता है कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता पूरा बांग्लादेश को दे हाँ दिया गया है और हम वहां देखिए कुछ नहीं कर थोड़ा सा, सकते। हाँ थोड़ा सा हम और यदि हमारे पास डाइवर्जन यह हो होता इतना एरिया त्रिपुरा मिजोरम के नीचे वाला चट्टोग्राम वाला, तो हम फिर समुद्र के रास्ते से भी अपना नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर सकते थे, या हमारे पास एक व्यापारिक जगह होती या पोर्ट होता, कुछ भी होता। हाँ पर इसमें हमारे आप लिए देखिए दुरूह थोड़ी सी बनाया गया। बात। और हाँ ठीक है, जी सर। चटगांव की बात जी थोड़ी सी कर लेते हैं, चटगांव की 1-2 मिनट में। जी चटगांव पेनिसुला की तरीके से आप देखिए, हाँ चटगांव के साथ लगी हुई चटगांव हिल्स, पीछे की हिल्स जो है उसके पूर्वी दिशा में, पूरब की तरफ मिजोरम की सीमा पे जो हिल्स हैं, वो पूरी पट्टी चली आती है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और समुद्र तक आती है। वो कॉक्स बाजार वगैरह के पास, कॉक्स बाजार एक जगह है जो चटगांव के दक्षिण में, समुद्र के किनारे एक छोटा कस्बा है। जी तो अब आप सोचिए कि वहां पे 90% बुद्धिस्ट हुआ करते थे। चटगांव हिल्स में 90% बुद्धिस्ट, वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि आपकी डिजाइन ये थी कि इसे आज नहीं तो कल ईसाई स्टेट के तौर से डेवलप करना है। अगर चटगांव हिल्स अगर भारत को दे दी गई होती तो भारत का होल्ड उस एरिया में और मजबूत हो जाता और नॉर्थ ईस्ट की एक्सेसिबिलिटी समुद्र की तरफ से हो जाती, कॉक्स बाजार के माध्यम से। आप नक्शा देखिए, चटगांव ऊपर हाँ है, सर। चटगांव पेनिसुला हो गया, कॉक्सबजान। और चटगांव चटगांव कस्बे के शहर के मैदान से पूर्व की दिशा में जो पूरी हिल्स चलती हैं कंप्लीट, वो चटगांव हिल्स कही जाती है। जी वो पूरा बुद्धिस्ट का इलाका था, 90% बुद्धिस्ट एरिया था वो, चटगांव के मैदानों को छोड़ दिया कर तो। लेकिन वो आपने दे दिया उनको, और किसी ने भी इस देश के हमारे आंदोलनकारियों ने, इन मूर्ख आंदोलनकारियों ने, जिन्हें स्ट्रेटेजिक सेंस का पूर्णता अभाव था, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये अगर बुद्धिस्ट हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों जाएंगे, ये हिंदू हैं बुद्धिस्ट हैं तो हमारे हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको गद्दी चाहिए थी, जल्दी से दो यार, हमको बैठाओ, कहाँ हमको फंसाए दे रहे हो ये सर। सब हाँ चीजों। जी जी तो ये जी था। सर। अब आप सोचिए अगर वो पट्टी हमारे पास होती तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन का समुद्र से कितना बढ़िया रास्ता होता, आदर्श रास्ता होता। सर मैं किसी दिन आपसे जो है थोड़ा और समय चाहूंगा ताकि हम यह डिस्कस कर सकें कि 47 में क्या क्या गलतियां हुई, और स्ट्रेटेजिक वाइज, और हमारे भारत को दो तरफ से पाकिस्तान दिया गया लेकिन पाकिस्तान को दो तरफ से भारत नहीं दिया गया। अ, हाँ बलूचिस्तान वाला एरिया भी छोड़ दिया गया, केपीके छोड़ दिया गया, वहां के लोग पाकिस्तान में नहीं जोड़ना चाहते थे। ये आपने बताया अभी बुद्धिस्ट है। अब बताइए सर, ऐसी बातें कोई करता भी नहीं है कि कितनी बड़ी गलतियां नेहरू और कांग्रेस ने हमारे साथ की हैं। आज का भी हमारा मेरे काफी ख्याल से समय हो गया है। जी। हाँ तो मैं तो आपसे सर इसका कुछ जी सर, क्लोजिंग कमेंट्स यदि आप हमें और कम समय हाँ में हमको बस अगर आप बता सकें। जी सर। अब सर। हमारे सामने रास्ता क्या है? अभी जी 26 जून को वहां के उप प्रधानमंत्री थान शुए आए हुए थे और हमारे जयशंकर जी से चर्चा हुई। जयशंकर जी की जो चर्चा हुई, जो कि प्रेस को बताया गया कि भारतीय हितों के बारे में जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं म्यांमार में, उनकी रक्षा के बारे में बात कही गई।
लेकिन साथ ही साथ बात ये थी कि किस तरीके से भविष्य नियत होना है, इसके बारे में चर्चा अवश्य हुई होगी। डेमोक्रेसी आंग सान सू की जो वहां पर है, जो अभी भी जेल में बंद है, किस तरीके से उनकी भूमिका बनती है, उनको मुक्त करने के बाद क्या होता है, ये एक विचारणीय सवाल पैदा होता है। जो भविष्य की दिशा ये है कि इस अमेरिकन डिजाइन जो कि एक ईसाई स्टेट की तरफ इशारा कर रही है, जिसके बारे में कि शेख हसीना जी ने भी बात कही कि गोरा आदमी उनके पास आया था, उसने कहा था कि अगर आप सेंट मार्टिन दे देंगे लीज पे तो आपके चुनाव में कोई समस्या नहीं पैदा की जाएगी। और दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा था कि ईसाई स्टेट बनने की योजना चल रही है, जो कि मैंने अभी आपको विस्तार से बताया है। तो अब ये अमेरिकन डिजाइन्स हैं और कि इस तरीके से चाइना को सोचते हैं कि ईसाई स्टेट बना करके चाइना का एक्सेस इस तरफ से रोक लेंगे। भारत के अपन को विश्वास नहीं। लेकिन अब जो स्थितियां, मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के लिए एक कॉमन एरिया बनता है स्ट्रेटेजिक, अगर अमेरिकन इसकी सोच रखते हो, अगर इसके लिए तैयार हो तो, क्योंकि भारत से अच्छा कोई नहीं बनेगा जो कि चाइना के इनग्रेस को इस एरिया में रोक सके। तो भारत और अमेरिका के कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का बहुत आदर्श एरिया बनता है म्यांमार, और म्यांमार को हमें स्टेबलाइज रखना पड़ेगा। जब तक कि म्यांमार को शक्ति दे करके डेमोक्रेटिकली या आंग सान सू की को वापस ला करके हम पुनः डेमोक्रेसी की बहाली नहीं करते और उन विद्रोही सैनिकों को, सेनाओं को, जो अराकान आर्मी, चीन आर्मी और काचिन आर्मी करके दुनिया भर में फैल गए, इनको उसी तरीके से नहीं समाप्त करते जैसे कि हमारे अपने जो है विद्रोही जो है इन क्षेत्रों के जो थे जिनको समाप्त किया गया है, वो अगर नहीं किया जाता तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भविष्य के लिए पैदा होने जा रही है। इंसर्जेंसी के तौर से एक डिस्टर्ब एरिया बन करके ये एरिया रह जाएगा। इसलिए भारत, अमेरिका और म्यांमार की गवर्नमेंट की जो भी सत्ता है और वहां की डेमोक्रेटिक फोर्सेस आंग सान सू वगैरह को लेकर के एक रोल बनता है जो कि एक अच्छे भविष्य की ओर ले आ सकता है। अगर हम लोगों ने सही पत्ते खेले, सही तरीके से चले, तो मेरे ख्याल से एक समाधान निकलता है और समस्या को हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, तीसरे मोर्चे को पोस्टपोन किया जा सकता है। वरना ये बहुत बड़ा डिस्टर्ब एरिया, इट इज गोइंग टू जो थर्ड फ्रंट फॉर इंडिया फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। जी नहीं, बात आपकी सर बिल्कुल सही, और आपने इतनी अद्भुत जानकारी, अपने इतने अद्भुत विचार और अपना ज्ञान जो हमसे शेयर किया है, और प्रारब्ध को यह सौभाग्य दिया कि हम लोग अभी इस विषय पर चर्चा कर सकें, जो कि कहीं कोई मीडिया हाउस, कोई भी इसको रत्ती भर भी डिस्कस नहीं करता है। पहले से शायद कुछ एक अलिखित रूल है कि जो भारत के फेवर में होगा उस पर बात नहीं होगी, और जो भारत को नुकसान दे रहा होगा, मणिपुर जैसी घटना, उस पर हाव हल्ला होगा और उससे सरकार को घेरा जाएगा। तो बहुत क्षुद्र सोच के साथ इन लोगों ने 47 से इस तरीके से पूर्वोत्तर के साथ व्यवहार किया। आपने देखा कि नेताओं ने भी किया उस समय के, और आज की मीडिया भी वही कर रही है। पर हमारा ये प्रयास रहेगा आपके माध्यम से, और आप जैसे मतलब तमाम लोग हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, विषय पे बात कर रहे हैं, कम से कम पब्लिक स्ट्रीम में थोड़ा लाना चाह रहे हैं, हम जरूर ये बात करेंगे सर, और लगातार कोशिश करेंगे कि सही लोगों तक ये बात पहुंचे। खैर, भारत सरकार अपने आप में सक्षम है, उनको जानकारी जरूर होगी, पर आम जनता तक ये बात पहुंचे, आम जनता को भी इस एरिया की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। हमारी ये सर कोशिश लगातार बनी रहेगी। तो कैप्टन साहब, हम आपके साथ थोड़ा सा आज एक अच्छा खासा हमने विस्तृत चर्चा की, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। और आपसे रिक्वेस्ट सर, आगे बिल्कुल समय दें, और आपके बहुत सारे विषय हैं, आपके बहुत सारे आर्टिकल्स और भी हैं मेरे पास, मैं चाहूंगा कि उनको लेकर भी आप अपनी जानकारी और हमारे साथ साझा करें सर। कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत अवसर देने के लिए, और आपके दर्शकों का धन्यवाद। और मुझे आशा है कि इस विचार को, आपके इस प्रोग्राम को काफी पॉपुलैरिटी मिलेगी और लोग जानना चाहेंगे कि भाई तीसरा मोर्चा है क्या। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये तीसरे मोर्चे के बारे में बताने के लिए बहुत धन्यवाद सर। और जनता, जो हमारी ऑडियंस है, वो पर्टिकुलरली बहुत पढ़ी लिखी समझदार है, वो आप कुछ कमेंट में भी आपको शेयर करेंगे अपनी जानकारी, और अपने सवाल भी पूछेंगे, हम उनके भी आपके साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जरूरी बात है तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचे, ये रिक्वेस्ट, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।